1 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना 2027। सुविधा के अनुसार राज्य करेंगे अपनी 30 दिन की अवधि निर्धारित। डिजिटल माध्यमों से 2 चरणों में होगा डेटा संग्रह। हजारीबाग दुष्कर्म मामले का उच्च न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान। भाजपा महिला मोर्चा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। पार्टी ने दी 3 अप्रैल को झारखंड बंद करने की चेतावनी। महावीर जयंती के मौके पर रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क परिसर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। और राज्य में 5 अप्रैल तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान। देवघर, दुमका और गिरिडीह समेत कई जिलों में कल ओलावृष्टि की चेतावनी। आंधी और वज्रपात की भी आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी जनगणना की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा और यह आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। गौरतलब है कि जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा। सुविधा के अनुसार राज्य अपनी 30 दिन की अवधि निर्धारित करेंगे। इस बार डिजिटल माध्यमों से 2 चरणों में डेटा संग्रह होगा। पहले चरण में घरों की सूचीबद्धता, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, बुनियादी सुविधाओं जैसे डेटा जुटाए जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा, जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा और रोजगार जैसी चीजों की गणना होगी। जानकारी है, जनगणना संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत, जिसमें संघीय सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है, उसमें संघीय सूची के अंतर्गत आता है और संघीय सूची में क्रमांक 69 पे उल्लिखित है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत संचालित होती है। संसद के बजट सत्र में आज सरकार द्वारा कुछ विधायी कार्य निपटाए गए। लोकसभा द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयास पर सदन में विशेष चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के सांसद शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया और कहा कि देश से करीब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया गया और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला, उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे, वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। संसद के दोनों सदनों में विकास और लोकहित के मुद्दों की गूंज रही।
झारखंड से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने राज्य में पेयजल की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह विषय न केवल जन स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। महोदय से जानना चाहूंगा कि देश में पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट की एक प्रणाली विकसित की गई है। 25-26 में अब तक 48,75,000 सैंपल फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या झारखंड में भी ग्राम स्तर पे इस प्रकार की व्यवस्था विकसित की गई है? और विकसित की गई है तो ग्राम स्तर में समुदाय और महिलाओं को ट्रेनिंग और किट की उपलब्धता किस प्रकार से झारखंड में की जा रही है? हजारीबाग दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन किया गया। रांची में महिला मोर्चा की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। इस दौरान मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर और जिलाध्यक्ष पायल सोनी ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के फ्रंट पर पुलिस प्रशासन को फेल बताया। निर्भया के घर जाकर के ये सरकार उसका हाल चाल तक लेने का काम नहीं किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि ये सरकार अपने नींद से जगे और उस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाए। विष्णुगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आज भाजपा द्वारा बुलाए गए हजारीबाग बंद का व्यापक असर देखा गया। इस दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वतः स्फूर्त बंद रहे। वाहनों का परिचालन भी काफी कम रहा। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल भी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस विष्णुगढ़ की बेटी को न्याय दिलाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है और इसमें जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस बेटी की लड़ाई, इस बेटी के परिवार की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तब तक आंदोलनरत रहेगी जब तक इनके ये जो दुष्कर्मी है उनको फांसी की सजा नहीं हो जाती है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी हजारीबाग दुष्कर्म मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और हजारीबाग एसपी से मामले में जवाब तलब किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या के मामले पर आज अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में स्वतः संज्ञान के लिए अखबार की प्रति प्रस्तुत की गई, जिस पर माननीय खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक विभाग के पुलिस अधीक्षक को पार्टी इम्प्लीट करते हुए जनहित याचिका के रूप में इसे तब्दील कर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले को रेफर किया है और एसपी को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने के बाद माननीय खंडपीठ ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए इसे बहुत ही घृणित बताकर कहा है कि यह किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस मामले की गंभीरता से जांच करें और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करें। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने हजारीबाग दुष्कर्म मामले पर हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने का स्वागत किया है। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान श्री साहू ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा की सक्रियता के बाद सरकार को होश आया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 दिनों के भीतर अगर दोषी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो 3 अप्रैल को झारखंड बंद रखा जाएगा। इससे पहले 2 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मशाल जुलूस में सड़कों पर उतरेंगे। एक बच्ची जो मंगलवारी जुलूस के कार्यक्रम में गांव में जा रही थी और उस जुलूस के बीच में ही उस बच्ची का अपहरण हो जाता है और अपहरण होने के बाद उसका साथ दुष्कर्म होता है और उनके दोनों आंख निकाल दिए जाते हैं, जीभ काटे जाते हैं, दांत तोड़ दिए जाते हैं और ऐसी घटना और की गई उस बच्ची के साथ, जैसा कि वहां के गांव वालों ने बतलाया, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, बोलने लायक बात नहीं है। इस प्रकार का भयावह घटना आज तक हम लोगों कभी नहीं सुना था। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि 2 दिन के अंदर अगर यदि अपराधी नहीं पकड़े गए तो 2 तारीख को झारखंड प्रदेश में महावीर जयंती के मौके पर रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क परिसर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सबों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर के आदर्श जीवन और उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। अहिंसा, सत्य और करुणा के उनके सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के आयोजन की भी सराहना की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम सही दिशा प्रदान करते हैं। इन्हीं मूल्यों के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, जो समावेशिता, विश्वास और सामूहिक प्रगति की भावना को मजबूत करने का काम करता है। रांची में आज जैन धर्मावलंबियों द्वारा इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। डोरंडा स्थित जैन मंदिर में कल कार्यक्रम का आयोजन होगा। इधर महावीर जयंती के मद्देनजर रांची नगर निगम ने मांस मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। महावीर जयंती के सिलसिले में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। महावीर जयंती के जो जुलूस निकला ना, उससे देशवासियों को बहुत अच्छा अहिंसा परमो धर्म का संदेश, जियो और जीने दो को संदेश मिलता है। और जो ईरान इराक जो लड़ाई हो रही है, उससे हमको भारतवर्ष को शांति मिलेगी, ये सब संदेश मिलता है इससे। पश्चिम एशिया संकट की स्थिति पर भारत लगातार नजर रख रहा है। देश में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी वितरक के पास सप्लाई की कमी नहीं है। एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं और इंश्योर की जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी, लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 4 लाख बुकिंग हुई, जिसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। कमर्शियल एलपीजी, आपको जैसे पता है, भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता लगभग 70% तक बढ़ा दी है और इसमें ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, इसके अलावा माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग पिछले 1 हफ्ते में इस ऑर्डर के इशू होने के बाद से लगभग 2,60,000 5 किलो के FTL सिलेंडर बेचे गए हैं और ये जो माइग्रेंट लेबर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कवर है, उसके अतिरिक्त है।
असम में चुनाव प्रचार जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं और बैठकों में रणनीति को धार दिया जा रहा है। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी जोरहट में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की उपस्थिति में संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इंडी गठबंधन के नेता भी असम विधानसभा चुनाव में समर्थन जुटाने की कवायद में जुटे हैं। यहां गठबंधन तार तार नजर आ रहा है। झामुमो जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है, वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आशान्वित है। मंत्री सह कांग्रेस की नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने असम प्रवास के क्रम में चाय बागान में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा जताया कि वोटर राज्य में बदलाव के लिए जनादेश देंगे। गिरिडीह में झामुमो का 53वां स्थापना दिवस स्थानीय झंडा मैदान में मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री सुदिव्य कुमार और कल्पना सोरेन ने दिवंगत शिबू सोरेन समेत पार्टी के सभी कद्दावर नेताओं को नमन किया। टैक्स कलेक्शन में रांची नगर निगम ने नया कीर्तिमान बनाया है। करदाताओं को लुभाने के लिए निगम ने ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर 5% और जन सुविधा केंद्र पर 2.5% छूट का ऐलान किया है। कर नहीं देने वालों पर 1 अप्रैल से जुर्माना भी लगेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम को सेवा भी बढ़ानी चाहिए। वहाँ की व्यवस्था बहुत ही चौपट है। टैक्स तो चरम पर है, बट काम नहीं है धरातल पर। और इसके साथ ही नाली की व्यवस्था है और ना ही रास्ता की व्यवस्था है ढंग से, और ना ही आपको अभी जितने होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है वो लोग त्रस्त हैं। समस्या रांची के नागरिकों ने झेला है। अब 3 साल के बाद रांची की अपनी एक सरकार मिली है और रोशनी खलखो जी मेयर बन के आई है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल हमारे आम जनता की उम्मीदों पर खरा हो और जितनी भी जन समस्याएं हैं जो जिससे लोग आम जन परेशान है। आपदा के समय जब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है, तब सिविल डिफेंस के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इसी सेवा और समर्पण को रेखांकित करने के लिए जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आपदा में सिविल डिफेंस की भूमिका विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में सिविल डिफेंस द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए डिप्टी चीफ दयाशंकर मिश्र ने बताया कि यह आयोजन उन वार्डन और वॉलंटियर्स के प्रति आभार व्यक्त करने का जरिया है जिन्होंने शहर पर आई हर छोटी बड़ी आपदा में अपनी निष्काम सेवा दी है। मुख्य रूप से वैसे वार्डन जो बाढ़ में काम किए हैं, या वैसे वार्डन आपको याद होगा MGM में जो घटना घटी थी उसमें भी हमारे वॉलंटियर ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया था, तो उसमें अपना जो सेवा दिए हैं। और भी विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे आपदाएं आते हैं उसमें जो हमारे वॉलंटियर अपनी सेवा देते हैं उनको सम्मानित करना, और वैसे वॉलंटियर जो नए हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को वॉलंटियर के रूप में एनरोल किए हैं, उनको ये दिखाना कि जो हमारे पुराने वार्डन्स हैं जो काम किए हैं उनके पद चिन्हों पे आपको चलना है। सिविल डिफेंस के चीफ अरुण कुमार ने अपने संबोधन में संगठन के गौरवशाली इतिहास और बदलते स्वरूप की चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1968 के नागरिक सुरक्षा कानून से लेकर 2009 के संशोधनों तक इस संस्था ने खुद को आधुनिक आपदाओं के अनुरूप ढाला है। 1968 में एक कानूनी आधार प्रदान किया गया और भारत सरकार ने सभा जो किसी भी प्रकार के हमले के दौरान लोगों को संपत्ति और बुनियादी ढांचों के रक्षा के लिए तथा हमले में आपदा प्रबंधन अधिनियम के बाद 2009 में सिविल डिफेंस एक्ट को संशोधित किया गया और अब इसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। सेमिनार में दर्जनों नए युवाओं ने नागरिक सुरक्षा की शपथ ली, जो इस बात का प्रमाण है कि जमशेदपुर के युवा समाज सेवा और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सजग हैं। ऐसे आयोजनों से निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा
और आपदा प्रबंधन में नागरिक भागीदारी और मजबूत होगी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मिट्टी सिर्फ खेतों में अनाज उगाने का जरिया नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को आकार देने की ताकत भी रखती है। और इसी मिट्टी को अपनी कला से पहचान देने वाले साहिबगंज के टेराकोटा कलाकार श्याम विश्वकर्मा आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। साहिबगंज जिले के सबसे सुप्रसिद्ध और राष्ट्रीय स्तर के टेराकोटा कलाकार श्याम विश्वकर्मा, जिनके द्वारा बनाई गई टेराकोटा की मूर्तियां लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। झारखंड संग्रहालय से लेकर साहिबगंज जिले के परिसदनों और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां इनके हुनर की मिसाल पेश कर रही हैं। तो मैं संथाल बहुल क्षेत्र से हूँ साहिबगंज में, और यहाँ रहने के कारण आदिवासियों के रहन सहन, जनजीवन, उनके जीवन शैली, उनके पर्व त्योहार, वो सब मैंने काफ़ी करीबी से देखा। तो उन विषयों पे मुझे काम करने का मौका मिला। अब वो काम करके मैं जब ऑफिस में, समरनालय में जब लगाना शुरू किया तो काफ़ी इसकी डिमांड होने लगी। श्याम विश्वकर्मा अपने साथ कई लोगों को भी इस कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। फाइन आर्ट में स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र अभिजीत ने बताया कि प्रायोगिक और इस टेराकोटा की बारीकी सीखने के लिए वह श्याम विश्वकर्मा से जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि मैंने मार्केट में देखा है, टेराकोटा की डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे गवर्नमेंट में हो या नॉन गवर्नमेंट में हो, लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, इनकी कलाकृति को। तो मैंने देखा इस पर लाइफ आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने इसको और अच्छे से अध्ययन करना स्टार्ट किया इनके साथ ही रहकर। आज श्याम विश्वकर्मा के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। घर की आमदनी का एकमात्र साधन उनके पति का कला ही है। इससे उनके बेटे और बेटी दोनों ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस कला से जुड़े कई लोगों का घर परिवार भी चल रहा है। इनके आमदनी का जो सोर्स है उसी के द्वारा दोनों बच्चों का शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। So I feel very proud that these ancient art and these ancient art pieces are being kept alive. You can see the paintings over here. You will see the paintings itself, the dance, the art form, the tribal culture, which can make you feel Indian culture, especially. In my studies, whole income it came from this course only. Means my father artwork. It has much potential. अत्यंत गरीबी से आज सफल जीवन जी रहे श्याम को भारत सरकार से भी शुरुआती दौर में मदद मिली। उनकी मेहनत यह बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। साहिबगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सुदूर पहाड़ी क्षेत्र से एक मरीज को खटिया पर लादकर कई किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर सदर अस्पताल लाया गया। साहिबगंज से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। सुदूरवर्ती बांसकोला पहाड़ क्षेत्र से एक मरीज शैली मुर्मू को खटिया पर लिटाकर परिजन और ग्रामीण साहिबगंज सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इलाके में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके कारण मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। आने में कम से कम 2 घंटा लगा। पेशेंट को यानी कि बीमारी हो गया। अजय हुआ है। फिलहाल इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साहिबगंज से संजय कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान नृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी अलीशा अग्रवाल पर विभागीय कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार डांडिया कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस टीम में शामिल थाना प्रभारी अलीशा ने स्थानीय महिलाओं के आग्रह पर भोजपुरी गीतों पर उनके साथ नृत्य किया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जिले के पुलिस कप्तान ने इसे विभाग की छवि के प्रतिकूल मानते हुए गंभीरता से लिया
और तत्काल प्रभाव से अलीशा अग्रवाल को लाइन हाजिर कर दिया। और अब मौसम। इन दिनों राज्य में मौसम का मिजाज अजब गजब है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह कोहरे की आलम देखने को मिला और दृश्यता कम रही। राज्य के कई क्षेत्रों में 1 अप्रैल को छोड़कर 5 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आज कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। कल कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 24 घंटे के दौरान तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है, जिसके बाद इसमें गिरावट होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज हुई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना 2027। सुविधा के अनुसार राज्य करेंगे अपनी 30 दिन की अवधि निर्धारित। डिजिटल माध्यमों से 2 चरणों में होगा डेटा संग्रह। हजारीबाग दुष्कर्म मामले का उच्च न्यायालय ने किया स्वतः संज्ञान। भाजपा महिला मोर्चा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। पार्टी ने दी 3 अप्रैल को झारखंड बंद करने की चेतावनी। महावीर जयंती के मौके पर रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क परिसर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। और राज्य में 5 अप्रैल तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान। देवघर, दुमका और गिरिडीह समेत कई जिलों में कल ओलावृष्टि की चेतावनी। आंधी और वज्रपात की भी आशंका।